SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पीट कर बस चालक की कर दी गई हत्या, मामूली विवाद में युवकों ने दे दिया घटना को अंजाम। पुलिस को नहीं लगी भनक, मुजफ्फरपुर पहुंच गई एनसीबी की टीम, गांजे के साथ कीमती शराब को कर लिया जब्त। और मुजफ्फरपुर में रेड लाइट एरिया की बेटी को मिला बहुत बड़ा स्थान। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक बस चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना सकरा के बरियारपुर ओपी क्षेत्र के भैरोखड़ा हाट के पास की है। मृत व्यक्ति की पहचान मनियारी के सुदिया नूर निवासी 50 वर्षीय बसंत पासवान के रूप में हुई है। बसंत पासवान सकरा मुजफ्फरपुर मार्ग पर बस चलाता था। पुलिस ने घटना स्थल की छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। बताया जा रहा है कि भैरोखड़ा हाट के पास बसंत पासवान बस को बैक कर रहा था, तभी एक साइकिल सवार को ठोकर लग गई और उसका दाल रोड पर ही गिर गया। साइकिल सवार और बस चालक बसंत पासवान के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते दोनों आपस में मारपीट करने लगे। बस चालक बसंत पासवान की बर्बरता से पिटाई कर दी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। कि आज सुबह जानकारी मिला है कि यह गाड़ी चालक थे और यहाँ से गाड़ी लेकर जा रहे थे और कुछ चोट किसी को लगा था, जिसके कारण उसी को दोष बना करके इनको मारा है और जो इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ मेरे पंचायत में बगल में ही घटना हुआ है, पंचायती में घटना हुआ है। ये चालक कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुधिया नूर के रहने वाले हैं, कुरहनी ब्लॉक के। कुरहनी ब्लॉक के यहाँ भाड़ा में आए हुए थे। ये गाड़ी चलाते हैं जो भैरोखड़ा हाट है ना, हाँ, भैरोखड़ा हाट पर ये गाड़ी लगाते हैं। अच्छा। प्रत्येक दिन यहाँ से गाड़ी मुजफ्फरपुर या महुआ कहीं ले जाते हैं चला करके। अच्छा।
शाम को साइकिल से घर जा रहा है। अच्छा, बस था। हाँ, बस चालक है। बस चालक है जी। तो यहाँ पे जो इनको मारा है, कारण क्या है, किस लिए मारा है इनको? देखिए, कारण चुप रहिए ना। कारण का जानकारी तो हमको अभी नहीं मिला है। हाँ। लेकिन हम आए हैं सुबह। इस मामले में बरियारपुर थाने में एक गाड़ी को जो है ज़मीन के विवाद की वजह से वहाँ पे लगाने की वजह से आपस में विवाद हुआ, और विवाद होने पे एक व्यक्ति की पीट के स्थानीय लोकल लोगों ने हत्या कर दी और गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी का आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें जहाँ पर जो है वो ठोकर लगने की बात आ रही है, उस जगह पे जो लैंड का था उसमें डिस्प्यूट था उन लोगों का, जिस वजह से जो है इस तरीके की बात हुई थी प्राथमिक विवाद में, जो हम लोग को बताया गया, और इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित 0 माइल दादर रोड में शुक्रवार की दोपहर लोहा चोरी के आरोप में 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने खंभे से बांधकर बर्बरता से पिटाई कर दी। दोनों का हाथ पोल से बांध दिया और बहुत पिटाई की गई। दोनों युवक सिकंदरपुर कुंडल के रहने वाले हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों युवकों को ऑन द स्पॉट सजा देकर छोड़ दिया गया। लोहा गोदाम के मालिक उमेश राय ने बताया कि लगातार इस इलाके में लोहे का रॉड और मोटर समेत अन्य सामान की चोरी की घटना बढ़ गई है, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या हुआ था? सुबह में हुआ था, ये बतलाते लोहे यहाँ से सब उठा के ले गया था, समझे। लोहा ले गया था तो हुआ पंप तो जाके खदेड़ के लाए, धो के रखे हुए थे। तो उसके बाद सब कहा छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है, भाईचारा के नाते छोड़ दिए, क्या करें। अच्छा, पहले भी लोहा हुआ ले गया? बहुत ले गया, लगभग 300 कुंटल लोहा ले गया यहाँ से। ये दिखाते गोदामे पर चलते हुआ, समझे। 30 कुंटल से ऊपर लोहा इस सेट के पूरा उठा के ले गया, चोरबा उठा के ले गया। अच्छा, आज क्या किया था? आज मतलब लोग पाइपे उठा के दोनों ले जा रहा है, पाइप उठा के ले आया था। तो पकड़े हैं उसको। वो हम खाना खा के ऊपर कपड़े बदल रहे थे, तो मतलब देखा हो जो सब लोहा उठे ले, तो वहाँ से धो के लाया आलोक बाबू पंप के आगे से। कौन सा गोदाम है ये? था मतलब टाइल्स से गोदाम दिए थे तो वो खाली हो गया। लोहा कौन चीज का था? ये इंगल था, है ना, वो जो रखा हुआ। अच्छा, समझे। कहाँ का था दोनों लड़का? वो अति से कहता था सिकंदरपुर के। सूचना था कि एक चोर मतलब पाइप चोरी किया हुआ था, और वहाँ पे जाने के बाद पब्लिक के द्वारा उसको छोड़ दिया गया था। मारपीट भी किया गया? किसके साथ? जो चोर पकड़ाया था। उसको जानकारी स्पष्ट हमको नहीं है, हम तो देखे ही नहीं है ना। बाल वाल के पिटा उठा है सब लोग बता रहा है। ऐसा तो मतलब हमको कोई जानकारी नहीं दिया है। गए थे मौके पर? हाँ, मौके पर गए हुए थे, अभी वहाँ से रिटर्न आ रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि लोगों की मौजूदगी में घटना को अंजाम देने में लग गए हैं। गुरुवार की रात अहियापुर थाना के अखाड़ा घाट शेखपुर स्थित इलेक्ट्रीशियन धर्मेंद्र कुमार के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने 5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के संबंध में धर्मेंद्र की पत्नी नीलम ने बताया कि वेंटिलेटर के रास्ते चोर छत वाले कमरे में पहुंच गया। अलमीरा में रखे 10,000 कैश समेत 5 लाख के जेवर समेट कर चलते बना। नीलम ने बताया कि वह चोर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। अहियापुर थानेदार मुस्तफा कलाम कैसर ने बताया कि पीड़ित परिवार ने थाने में लिखित शिकायत नहीं की है। आवेदन मिलने पर जरूर कार्रवाई होगी। हम लोग सोए हुए थे सब आदमी, और ऊपर से चोरी कर कर के नीचे गया। वो नीचे चोरी करने के लिए गया तो नीचे हम जग गए। जैसे वो हमको आहट लगा, जो जैसे गेट ऐसे सटा है कि हम बैग नींद खुल गया तो हम देखे जी कौन है। मेरे फैमिली का कोई नहीं मेंबर लग रहा है। ये हाफ पैंट में है, का ब्लैक टी शर्ट में है और गमछा बांधे हुआ है। तब हमको शक हुआ जो कोई दूसरा आदमी, जैसे हम हस्बैंड को जगाएं, चोर है तो चोर का आवाज़ दिए तो आए। जैसे ही हम दौड़ करके आए नीचे से, बस इधर से छलांग मार के भाग गया। किधर में आया वो? आया किधर से आया भी होगा, इधर से ही आया कि जो हम लोग को देखे नहीं, आते हुए तो उसको देखे नहीं, लेकिन जाते हुए इधर से हम देखे। हल्ला किया आप लोग? हाँ, हल्ला किए। क्या क्या ले गया घर में? ज्वेलरी ले गया और पैसा ले गया। कितने का ज्वेलरी था? ज्वेलरी होगा 4-5 के आसपास, लाख के आसपास।
क्या 4-5 लाख के आसपास का ज्वेलरी पैसा होगा। कितना था? पैसा 8-10 हज़ार रुपया रहा होगा। चेहरा वरा देखी कौन लोग था? चेहरा हमने उतना पहचान पाया, लेकिन शरीर देखे जो दुबला पतला था और हाफ पैंट टी शर्ट और गमछा बांधे हुआ था। हालांकि चोर है हालांकि पकड़ाया नहीं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में भी चोरी की घटना नहीं रुक रही है। प्रताप पट्टी के देवेंद्र कुमार के बंद घर से चोरों ने पुरानी बाइक, 4 पंखे, कीमती बर्तन और मोटर समेत 1.5 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। घटना 6 नवंबर की बताई जा रही है। देवेंद्र कुमार पटना में रहते हैं। शुक्रवार को उन्होंने घटना की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पहले भी घर में कई बार चोरी हो चुकी है, एक भी मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं की। ऐसा है, हाँ, आगे से ही आया। चोरी की घटना घटी है 7 तारीख को सवेरे हमारे यहाँ मोबाइल से सूचना गई कि आपका उत्तर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तब 7 को नहीं आकर के वहाँ हमारी वो घर में पतोहू बीमार थी, इसलिए 9 को आए सवेरे, तो मेन दरवाज़ा हमारा घर का बंद है और उत्तर का जो दरवाज़ा है फिर आंगन का दरवाज़ा है समूचा खुला हुआ। क्या क्या चोरी हुई है? मैंने सिटी हेडलाइट पुरानी मोटरसाइकिल है ना, इसके बाद जो 4 सीलिंग फैन और 2 बड़े बड़े वो ड्रम बॉक्स वाला का खोल करके क्या क्या ले गया है। टोटल कितने की संपत्ति चोरी हुई है? तो समूचा सामान जो है तो ऊपर का छज्जी पर पुराना बर्तन पीतल का होता है जो अनयूजलेस था, वो समूचा जो है तो कुर्सी लगा करके उठा के ले गया। यहाँ नहीं रहते थे आप? ना, हम रहते हैं पटना। और ये घटना जो है सो 6ठी बार घटना घटी है। सबसे फर्स्ट घटना शुरू हुई नया सियाज गाड़ी का शीशा फोड़ने से लेकर के, उसके बाद हेड खोल के ले गया, उसके बाद फिर जो है सो चोरी किया, फिर चोरी किया और सब का सब जो है सो भिन्न भिन्न समय पर ताला टूटा हुआ है, वो सब कड़ी टूटा हुआ है, तो सब है। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दिए, पहले भी आवेदन दिए थे? पहले भी 5-6 बार जो है सो आवेदन दिए और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन का खाता खुल गया है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र सहनी ने सबसे पहले नामांकन किया है। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निर्वाची पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता पश्चिम खरगेश चंद्र झा ने भी उपेंद्र सहनी के नामांकन की पुष्टि की है। इसके अलावा 2 नाजिर रसीद कटी है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि 17 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। एजेंडा रहेगा कुढ़नी विधानसभा में। इससे पहले जो भी जनप्रतिनिधि जीता है वह कुढ़नी विधानसभा का डेवलपमेंट नहीं किया है। वहाँ पर पुल पुलिया नाला गटर और रोड वैसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन हम जीतेंगे तो सबसे पहले पुल पुलिया गटर सड़क का निर्माण कराएंगे। वहाँ पर शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य पर सबसे पहले हम जोर डालेंगे, सुदृढ़ करेंगे। उसके बाद वहाँ पर जो है बेरोजगार बहुत है जो बाहर पलायन होते हैं, जिसके कारण उसको प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम सबसे पहले जीतकर उसको लोन दिलवाने का काम करेंगे और उसको कुटीर उद्योग खुलवाएंगे, औद्योगिक क्रांति लाएंगे, जिसके कारण सभी को रोटी कपड़ा और मकान और रोजगार वहीं पे मिलेगा। यह सबसे मेरा पहले प्राथमिकता रहेगा। इससे पहले जो भी जनप्रतिनिधि जीता है वह कमीशन खोरी किया है, पूरा पैसा जनता का लूट लिया है, अपने बैंक में डाल दिया है। इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और कुढ़नी विधानसभा का 100% विकास करके रहेंगे। आज पहला दिन है और एक अभ्यर्थी के द्वारा नामांकन किया गया है। जो सूचना है भीड़ पत्र में सूचना पत्र पर लगा दिया गया है। उपेंद्र सहनी हैं, एक निबंधित राजनीतिक दल है, उसकी ओर से उन्होंने नामांकन किया है। तो किस तरह की तैयारी थी जो भी चुनाव आयोग के द्वारा जो भी निर्धारित मानदंड है उसके अनुरूप सारी तैयारियां हैं। हेल्प डेस्क के बारे में जहां अभ्यर्थी अपनी जांच करा सकते हैं, उनको कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के को मेंटेन करने के लिहाज से मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स बैरिकेडिंग जहां आवश्यक है वहां करा लिया गया है।
जो भी CCTV है, वीडियोग्राफी हो रही है, हमारी सारी तैयारी है मत नामांकन की पूरी सभी तैयारी पूरी हो चुकी। बिहार का पहला जिला मुजफ्फरपुर बनने जा रहा है, जहां अब अस्पतालों में जाने वाले मरीज को पर्ची के बदले यूनिक हेल्थ ID कार्ड मिलेगा। राज्य मुख्यालय ने मुजफ्फरपुर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया है। योजना को जमीन पर उतारने के लिए अगले सप्ताह से चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाले सभी मरीजों को यूनिक ID नंबर मिलेगा। इसके आधार पर वह देश के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। उन्हें इलाज से जुड़े अपने रिपोर्ट संभालने और दूसरे अस्पतालों में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलाज करने वाले चिकित्सक ID से ये जान सकेंगे कि मरीज को पहले कौन सी बीमारी रही है और क्या इलाज किया गया। इसकी शुरुआत सदर अस्पताल से होगी। उसके बाद धीरे धीरे PSC और सब सेंटर भी जुड़ेंगे। ये डिजिटल मिशन बिहार गवर्नमेंट हेल्थ डिजिटल मिशन डिजिटलाइजेशन का ये शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत रॉडी संस्था के द्वारा ये हुआ है। सब जगह ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सब जगह वो जितना उसके उपकरण जरूरत पड़ेगा सब लग रहा है। लगने के बाद में मुजफ्फरपुर पायलट के रूप में पहला जिला बिहार में होगा कि जहाँ हर एक चीज़ पेपरलेस होगा हेल्थ का। उसमें रजिस्ट्रेशन उसका जो भी वाइटल्स है वो नर्सिंग स्टेशन से और डॉक्टर के द्वारा जो प्रेस्क्राइब होगा वो या जांच होगा और फार्मेसी से जो मेडिसिन दी जाएगी वो सभी कुछ ऑनलाइन रहेंगे, उसको प्राप्त हो। पहले किस तरह की व्यवस्था थी? पहले केवल रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्यूटर से होता था, बाकी जितना था मैनुअली होता था और अब सब चीज़ वो हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड और हेल्थ कार्ड कितना अंतर होगा दोनों में? आयुष्मान कार्ड कुछ अलग है, ये जो है आभा कर करके जो है आधार बेस्ड हेल्थ का जो स्कीम है ये जो है ये अलग चीज़ है। इसमें आभा रहेगा, आभा ले करके जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराने जाइएगा तो वहाँ ना नाम बताना होगा, ना उम्र बताना होगा, ना एड्रेस बताना होगा, केवल आभा नंबर वहाँ डाला जाएगा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, तो टोटल डिटेल उसका आ जाएगा। ये सुविधा सरकार से सदर में नहीं, ये सदर ही नहीं, आने वाला समय में आपको एक PSC लेवल से लेकर करके सदर तक सब जगह हो जाएगा। शुरुआत हो रहा है, अभी आभा के द्वारा कंपलसरी नहीं किया गया है कि डिजिटल मिशन में रजिस्ट्रेशन होगा, अभी बिना आभा का भी होगा, जिनके पास आभा है वो आभा के द्वारा भी होगा, दोनों के द्वारा। लेकिन आने वाला समय में आभा का संख्या बढ़ेगा, करीब लोगों को जिस तरह आधार कार्ड मिल गया वैसे आभा मिल जाएगा। शुक्रवार को जिला कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के अगुवाई में महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि 13 नवंबर को पटना के सदाकत आश्रम में भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर दिग्विजय सिंह एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधिगण संगठन की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की सूचना सार्वजनिक करेंगे। साथ ही सेकेंड लाइन कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति से संबंध पत्र सौंपे जाएंगे। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी जयप्रकाश गुप्ता, सबीबुल हसन लाल बाबू, महिला अध्यक्ष आशा कुशवाहा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष मुमताज अंसारी, किसान कांग्रेस के जिला प्रभारी सत्यनारायण यादव, विकास कुमार टुल्लू, रमेश तिवारी, ओमकार नाथ चौधरी, राजीव ओझा समेत अन्य कार्यकर्तागण बैठक में शामिल रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं हमारे जन जन के लोकप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी के निर्देश पर बिहार के संगठन समीक्षा हेतु हमारे ऑल इंडिया पद यात्रा के नेशनल कन्वेनर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एवं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया के प्रभारी, मीडिया एवं सोशल मीडिया के प्रभारी आदरणीय जयराम रमेश जी का बिहार के सदाकत आश्रम में 13 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम को लेकर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी अपने आला कमान के निर्देश पर हम लोग मुजफ्फरपुर के वास्तविक संगठन की रूपरेखा और संगठन की वर्तमान भूमिका पर व्यापक रूप से एक मेमोरेंडम प्रतिनिधि मंडल चल के हम लोग वहां सौंपने का कार्य करेंगे, क्योंकि बिहार में जल्द ही संगठन का विस्तार और नए रूप देने की, हमारे प्रदेश में नए चेहरे और हमारे नए नेतृत्व में
फैसला होने की लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी जो संभवतः हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में इसकी औपचारिक ऐलान की जाए, इसकी भी तैयारी की हम लोगों को निर्देश दी गई है। इसके लिए आज हम लोग विभिन्न प्रकोष्ठों के साथ और साथ में हमारे महागठबंधन सरकार बनने के बाद हमारे जो पंचायती राज मंत्री आदरणीय गौतम प्रसाद मुरारी जी हैं, उनका मुजफ्फरपुर में एक नागरिक अभिनंदन समारोह के लिए हम लोगों ने उनसे समय लेने का कार्य किया है। हम उनसे मिल करके जल्द ही उस सही समय का चयन कर लेते हैं और मुजफ्फरपुर में एक भव्य कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा, उस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री रहेंगे, जिसके माध्यम से जो जिले के अंदर पंचायतों की जो विकास की कार्य योजना चल रही है उसकी समीक्षा की जा सके, उसकी वास्तविक स्थिति को समझी जा सके और तेज गति से कैसे पंचायतों का विकास हो सके, जिले को कैसे योजना मिल सके, इन सब विषयों पर हम लोग व्यापक विमर्श कर रहे हैं। सामान्य पाठ्यक्रम में SC, ST एवं लड़कियों के सभी प्रकार के शुल्क माफी की योजना धरातल पर लागू करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का बिहार विश्वविद्यालय में चल रहे धरना शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी रहा। छात्र नेताओं ने शुक्रवार को कुलपति का शव यात्रा निकालकर पूरे विश्वविद्यालय परिसर में घुमाया और कुलपति आवास के बाहर दाह संस्कार किया। फेडरेशन के पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि जब तक कुलपति मांगों पर आकर वार्ता नहीं करते हैं तब तक धरना जारी रहेगा। देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदेशों को धरातल पर लागू करना होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भारत की सबसे पहली छात्र संगठन है और यहाँ विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में आज हम लोगों का 9वां दिन है। अनिश्चितकाल आंदोलन पे हम लोग बैठे हुए हैं पिछले 3 तारीख से और आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन के तरफ से एक भी पदाधिकारी हमारे आंदोलन के सुध लेने नहीं आए कि हम लोग क्यों बैठे हैं और कब तक बैठेंगे। लेकिन हम लोग तय कर चुके हैं कि अनिश्चितकाल धरना पे बैठना है और बैठे हुए हैं। जब तक VC महोदय आके हमसे वार्ता नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और आज इस धारणा के दौरान, आंदोलन के दौरान हम लोग VC महोदय का शव यात्रा निकाले हैं। कारण पूछिएगा क्या है, तो VC महोदय जो है विश्वविद्यालय आते नहीं हैं। तो जब अपने कार्य कुर्सी पे बैठेंगे नहीं तो जो व्यक्ति काम नहीं करेगा हमारे नज़र में वो मरा हुआ है। तो मरे हुए व्यक्ति का आज हम लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं। और क्या कुछ आपकी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग? हमारी मांग है कि छात्राओं को, जितने भी वर्ग की छात्राएं हैं और SC ST के जो छात्र हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना है, जिस पर हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन या कुलपति महोदय अपने आप को यदि हाई कोर्ट से ऊपर समझते हैं, मतलब यही है, इसीलिए अभी तक उन्होंने इस चीज़ को लागू नहीं किया है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ये चीज़ लागू हो गई है, वहाँ पे फीस नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में, इस महाविश्वविद्यालय में अभी तक जो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन फीस कम करने का तो दूर का बात है, ये आदेश लागू हुआ उसके बावजूद इन्होंने फीस को दोगुना कर दिया है। पिछले साल आप देखेंगे कि नामांकन में 1500 या 1700 लिया जाता था, इस साल जो है डबल कर दिया गया है, 3500 और 4000 रुपया लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मनमानी है और इनके मनमानी के विरुद्ध हम लोग अनिश्चितकाल आंदोलन पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग अपने मांग को पूरा कर नहीं लेते तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की टीम ने शुक्रवार की अहले सुबह मुजफ्फरपुर के दिगरा में छापेमारी कर एक गोदाम से ट्रक के साथ करीब 2.5 के बंटल गांजा जब्त किया है। गांजा लोड ट्रक की तलाशी में बंटल के अंदर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। जब्त 217 बोतल विदेशी शराब 7 साल पुरानी है, जिसे मेघालय से लाया गया है। शराब पुरानी होने से काफी कीमती बताई जा रही है। गांजा और शराब की इस खेप के साथ वैशाली के पकड़ी करनेजी गांव निवासी ट्रक मालिक शह चालक मोहम्मद तौशीर और खलासी मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में तौसीर ने बताया कि गांजा की खेप त्रिपुरा से लाया गया है। इसे दिगरा शेरपुर में NH 28 किनारे एक गोदाम में उतारनी थी। उसने गोदाम के मालिक का नाम अमर बताया है। NCB के इंस्पेक्टर श्याम देव के नेतृत्व में टीम गांजा लदे ट्रक का पीछा करते मुजफ्फरपुर पहुंची। दिगरा आने के बाद सादे लिबास में NCB की टीम ने सदर पुलिस के सहयोग से गाड़ी को घेर लिया। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि NCB की ओर से FIR कराई गई है। NCB की सूचना थी और हम लोग की ज्वाइंट टीम जो है दिगरा में रेड की है।
करीब जो है 2.25 क्विंटल गांजा बरामद हुआ, शराब बरामद हुआ है। फर्दर कार्रवाई की जा रही है, जो भी लोग सामने उनको गिरफ्तार की जाएगी। अरेस्टिंग कितनी है सर? 2 अभी ये जो है अरेस्टिंग हुई है, जो गाड़ी पे लेके आए थे, ड्राइवर हैं और खलासी हुआ है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मानव अधिकार आयोग की ओर से 7 नवंबर को मानवाधिकार रक्षक और गैर सरकारी संगठनों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के सलाहकार कोर ग्रुप की सदस्य की सूची जारी की गई है। उसमें वंचित जमात से आने वाली मुजफ्फरपुर के परचम संगठन की सचिव नसीमा खातून को भी नॉमिनेट किया गया है। आयोग ने देश स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें नसीमा को भी स्थान दिया गया है। बिहार के 38 जिलों में रेड लाइट एरिया है, कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में नसीमा मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया की बेटी है। यहीं जन्म ली, पढ़ी और पिछले 2 दशक से रेड लाइट एरिया के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने, यहाँ की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पहल कर रही है। परचम संगठन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को शिक्षा और अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रही है। यहाँ के बच्चों को लिखने और अपनी बातों को रखने के लिए बेहतर मौका मिले, इसके लिए हस्तलिखित जुगनू नामक पत्रिका निकालती है। अब आने वाले दिनों में मानव अधिकार आयोग के फोरम पर भी यहाँ की महिलाएं और बच्चों की परेशानी को प्रमुखता से रखेगी। सदस्य बनाए जाने पर रेड लाइट एरिया की महिला और बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नसीमा ने कहा कि अपने वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को अब और आगे बढ़ाएगी। नसीमा ने कहा कि अपने समाज के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद और साथियों के प्यार और कामना से बड़ी जवाबदेही मिली है, जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयास करेगी। देखिए, एक्चुअल में मेरे पास एक फ़ोन आया था और उनके जो डायरेक्टर थे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस उन्होंने किया है, शायद गूगल वगैरह पे काफ़ी सारे एविडेंस और काफ़ी लोगों से बातचीत करके उन्होंने सेलेक्ट किया है, कोई नॉमिनेट किया है मेरा नाम, और उन्होंने हमें परमिशन मांगा था कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तो मैंने बोला कि जी बिल्कुल, आप मुझे मेल भेज दीजिए। मेल के बाद मेरे पास सडनली एक लेटर आया जिसमें 13 लोगों की ये कमेटी है जो भारत स्तरीय है, और इसमें जो 13 लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं, सब एक ही स्टेट से नहीं हैं। और उस कमेटी में बेसिकली वो अभी फर्स्ट मीटिंग होगी जिसमें डिटेल बात होगी कि एक्चुअल में ये जो एडवाइजरी कमेटी है इनकी क्या दायित्व होंगे, किस तरह की भूमिका होगी और हमें किस तरह की बात करनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना पता है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गैर सरकारी संगठनें हैं, उनमें जो मानव अधिकार को लेकर जो एक बात होती है उसको कैसे देखा जाए और उसको कैसे उस पर काम किया जाए, कितना बेहतरीन ढंग से उस पर सजेशन दिया जा सकता है या उसको उस मुद्दे को कैसे रेज किया जा सकता है, इसको लेकर एक बातचीत समझ में आ रही है मुझे, जो अभी फ़िलहाल होनी है। मुजफ्फरपुर की ये रेड लाइट एरिया का जहाँ तक बात आता है, बहुत बदनाम किया जा चुका और था भी। उस लिहाज से अपने आप को कहाँ देखते हैं आज इस मुकाम पर पहुँच गए? जब हमने जब शुरू किया था और ये बोलना शुरू किया था कि आप डॉट ऑफ द सेक्स वर्कर, और जब ये बोलते थे कि हम रेड लाइट एरिया की बेटी हैं, तब बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग होता था कि क्या बोल रही है ये लड़की, कहीं ये भी तो प्रोफेशन वाली नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने चीज़ों को देखे, लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि जिस इलाके को बदनाम गली बोला जा रहा है उसी बदनाम गली में ऐसे लोग भी दिखेंगे इनको जो समाज में सम्मान पाने लायक है। तो आज बहुत खुशी की बात है कि जिस जगह को अपराध जगह से जोड़ा जाता है, उसी जगह से अपराध पे बात करना, मानवता पे बात करने के लिए एक सलाहकार जा रहा है। तो एक अपने आप में ये हमारे इलाके के लोगों के लिए ऐतिहासिक बात है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत है कि मुझे ये अवसर मिला और मैं इसका नींव रखने जा रही हूँ। तो मैं दिल से मानवाधिकार आयोग को शुक्रिया कहती हूँ और साथ में अपने लोगों को भी ये कहती हूँ कि ये जो हो रहा है ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुमकिन हुआ है, तो इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। खास करके ये अपना रेड लाइट एरिया जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पीछे रहा है जी, जिसका परिणाम देखते हैं कि ये जो रेड लाइट एरिया है, क्या क्या नाम दिया जा रहा था उनको पता ही है सारा चीज़। अब आगे आपका क्या कुछ मुकाम होगा अपने रेड लाइट एरिया के? देखिए, शुरू से हम लोग एक ही बात करते आ रहे हैं कि शिक्षा ही नहीं बल्कि मूलभूत अधिकार जो बोलते हैं ना, सामाजिक जो मूलभूत अधिकार, हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, काम चुनने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है, उनके स्वास्थ्य के अधिकार है, उनको स्वास्थ्य का शिक्षा का अधिकार है, सब चीज़ का अधिकार है। लेकिन इस इलाके में आके वो सब सुनने पे चला जाता है, मतलब आप अपनी बात नहीं रख सकते, इसका भी अधिकार यहाँ पे नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब शिक्षा में बहुत सारी, जैसे मैं जब बचपन में स्कूल जाती थी तो हम नहीं बताते थे अपना परिचय, अभी भी यही हालात है कि आप आइडेंटिफिकेशन नहीं बता सकते अपना परिचय बताएंगे तो समाज का लोग तो कह अरे वो तो वो इलाके से आती है, तो इतना कौन जाएगा इसमें, पढ़ने जा रहे हैं ना हम, कोई माइंड को, कंजर्वेटिव माइंड को खोलने का काम तो करेंगे नहीं। लेकिन अब ये जो एक नींव रखी गई है और नसीमा नाम से जो लोग संबोधन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मेरे नाम का अर्थ शायद बचपन में नहीं सोचा होगा, न सीमा मतलब कोई सीमा नहीं, वो शायद अब वो बाउंड्री टूटने वाला है। और अब यकीन होने लगा है कि वाकई में कि जब चीज़ें हाथों में नहीं होती तो आप शर्त के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें हाथों में आती है और आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा कर पाएंगे। के लोग भी अब ज़्यादा खुश है, मिठाइयाँ चल रही है। देखिए मेरे लिए तो अब क्या कहूँ मैं आपको कि मिठाइयाँ चल रही है, जो बहुत लोगों को समझ में आना, ये हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये हुआ क्या है। एक्चुअल में मैं भी 2 दिन तक ऐसी सोच में थी कि ऐसे हुआ कैसे, क्योंकि आप सोचिए ना कि इस इलाके से आके कोई कलेक्टर बन गया हो, ऐसा खबर कभी आपने सुना नहीं। कोई वकील बन गया हो, ये भी नहीं बताते हैं। कोई बनते हैं वकील लेकिन बताते भी नहीं है कि हाँ मैं इस इलाके से हूँ। जिस दिन ये बैरियर तोड़ देंगे ना और लोग बोलने लगे, उस दिन आपको लगेगा रेड लाइट एरिया नहीं है। एक्चुअल में वो बदनाम गली नहीं है, यहाँ भी वो लोग सब लोग हैं, लेकिन क्या है कि वो जो एक समाज के सामने जो एक कुंठा माइंड है ना कि हम कैसे बोले कि इस इलाके से हैं, ये चीज़ को मैं तोड़ पाई हूँ और ये ब्रेक करके ही मैं आज वहाँ तक जा रही हूँ, इस नाम के साथ जा रही हूँ। और आप सब लोग मुझे इसमें बहुत सहयोग किए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। इतिहास में ये पहली बार है जब रेड लाइट इलाके की कोई महिला या यहाँ की कोई बेटी को ऐसे बड़े पद पर जो है आसीन किया गया है। और पूरे इलाके में, और हम लोग शुरू से चूँकि इनके साथ काम किए हैं, बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, शुरू से इस इलाके के लिए काम किया है। तो जो आज इनको जो पद मिला है वो इससे पूरे इलाके के लोगों को खुशी है, हम लोग काफ़ी खुश हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए डेन न्यूज के साथ। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है, फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।